सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश महेश्वरी और कल तक की हम वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर छोड़ चुके थे। ठीक है, 7 पॉइंट नंबर पर हम चल रहे थे। ठीक है, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसमें क्या क्या चीज़ रहने वाली है वो हम देखते हैं। द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर एट्रीब्यूट्स दैट इम्प्रूव द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये हमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, जो फ्रेमवर्क होता है वो सजेस्ट करता है कि कौन-कौन से ऑब्जर्व या मेंटेन जो हम फॉलोइंग कर सकते हैं 4 क्वालिटी फैक्टर्स के हिसाब से। इसमें 4 दिए हैं, वो कौन-कौन से हैं? जिसमें पहले होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमारी समझदारी पे डिपेंड करता है, रिलेवेंस, कंपैटिबिलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, तो नीचे आते हैं, चारों को पढ़ते हैं अच्छे से। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर एज टू बी रीडली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर विद द रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। मतलब ये क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसे होना चाहिए जो आसानी से समझा जा सके। जो यूजर्स है, जो कि पढ़ना चाह रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स को उनको आसानी से पढ़ सके एज पर द किसके हिसाब से, एज पर द रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से। नेक्स्ट आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब इट इज नॉट अ राइट टू थिंक दैट द मोर इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर। हमें कभी ये नहीं सोचा है कि मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी खासी रहती है, कभी कभी कम चीज़ें भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाती हैं। वही बात कह रहा है, अ मास ऑफ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट कंफ्यूजन एंड क्रिएटिविटी इवन व्हेन हार्मफुल देन नॉन डिस्क्लोजर। हाँ, ये बात सच है, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन हमें नीडेबल नहीं होती और वो शो करा देते हैं, तो उससे चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं एंड देन जिससे रिजल्ट थोड़े से अपोजिट भी हो जाते हैं। सेम चीज़ बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। The financial statement should contain relevant information only, information which is likely to influence the economic decision by the user। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि एक इन्फ्लुएंस जो पढ़ रहा है, जो यूजर है, उसको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है, such information may help to user to evaluate past, present, future events, may help in confirming and correcting past evaluation। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है उनकी हेल्प से जो यूजर जो पढ़ रहा है, जो भी है, वो अपना इवेल्युएट कर सके, मतलब मूल्यांकन कर सके भैया अपने बीते दिनों, आज और परसों, मतलब अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो इवेंट मतलब सोच सके, उनको कंफर्म करके उनके हिसाब से इवेल्युएट कर सके, मतलब उनको देख सके। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। द रिलेवेंस ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी जज्ड बाय इट्स मैच्योरिटी। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट इज मिस स्टेटमेंट, omission or anonymous statement can influence economic decision of a user taken on the basis of the financial information। मतलब जो भी डिसीजन लेगा वो अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही लेगा। मैट्रिटी डिपेंड करता है उन सभी साइज एंड नेचर ऑफ आइटम एरर पे, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में लिखी हुई है ऑफ द मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है कट ऑफ द पॉइंट टू द रेदर देन अ बिग प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टर विच इज द मोस्ट इन्फॉर्मेशन मस्ट हैव टू बी यूजफुल। जो भी यूजफुल होगा वो सब यहाँ पे क्या है। और अगर हम कुछ जो ऐसे मिस स्टेटमेंट या ऐसी कुछ चीज़ें देते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है। नेक्स्ट आता है टाइम टाइमलाइंस। ठीक है, इसको ओके पार्ट है। इफ देयर इज अंडर इस इफ इज अ अनड्यू, मतलब एक मिनट, इसी का पार्ट है ना शायद, ही मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, दूसरे का लेवल, मतलब इसमें पार्ट दे रहे हैं ए बी सी करके। पहला आता है टाइमलाइंस। इफ देयर इज एन डिले इन रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इट लूज इट, मतलब हाँ सही बात है, कोई चीज़ कभी फाइल करनी थी, हम लेट फाइल कर रहे हैं, तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बंदा टाइम से काम नहीं कर सकता। तो वही सब चीज़ें हैं, मतलब टाइमलाइंस मतलब ऑन टाइम मैनेजमेंट में नीड टू बैलेंस द रिलेटिव मेरिट्स ऑन टाइमली reporting the provisions of level information to provide information on a timely basis. It may often be necessary to report before all aspects of a transaction or other relevant are known, thus impairing reliability. Conversely, if reporting is delayed until all aspects are known, the information may be highly reliable but of little use of little use to users who have had to make decisions in the interim. In achieving a balance sheet balance between relevance and reliability, the overriding consideration is how best to satisfy the information needs of users। मतलब ओवरराइडिंग ना करें, मतलब कैसे एक सेटिस्फेक्शन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यूजर्स को ताकि वो पढ़ के उसे संतुष्ट हो सके इन विद इन अ टाइम या कम समय में। बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। The balance between benefit and cost is pervasive context rather than a qualitative character. The benefit of direct information should expect the cost of providing it. Evaluation of benefits and cost is, however, substantially a judgment process. The preparers and users of finance estimates should be aware of this constraint. Of constraint.
जो बिटवीन दिया हुआ है, कह रहे हैं जो बैलेंस है बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑन बेनिफिट के हिसाब से, वो हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए, rather than ना जो है क्वालिटेटिव फैक्टर है उसके हिसाब से। अब जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए एज पर द कॉस्ट प्रोवाइडिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ड्राइव इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे इफेक्ट होनी चाहिए, हमारे कॉस्ट में। द एवल्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो भी एवल्यूशन ऑफ बेनिफिट होंगे कॉस्ट में या फिर बेनिफिट और जो भी होता है कॉस्ट में, हालांकि उनको जजमेंटल प्रोसेस के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है, हम मानते हैं। द प्रिपेयर्स एंड द यूजर्स ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस, मतलब जो प्रिपेयर्स हैं या यूजर्स हैं फाइनेंस में, वो इन सब चीज़ों से भली भांति अवगत हों। रिलायबिलिटी, to be useful, the information must be reliable, is to say that they must be free to material error and basis. The information provided are not likely to less unless transaction events reported are faithful represented. Transaction and events are reported on the principle of substance over form discussed later. uh, AS1 accountation 1. The reporting of transaction and events are naturally free from bias. Prudence is exercised in reporting uncertain outcome of transaction or events. The information is financially must be complete, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन है वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे कोई आउटपुट निकलना चाहिए इस तरह से। कुछ जो भी हम जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स कर रहे हैं उनको मतलब रिपोर्टिंग अच्छे से कर रहे हों, ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन क्या है वो फेथफुल हों, ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी लगा दिया हो, मतलब एक लॉजिकली मतलब बेस पे जैसे भी हमने आपने तैयार करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे तैयार करे हों। Next is the comparison of financial statement is one of the most frequently used and most effective tools of the financial analysis. हाँ मानते हैं भाई, कंपेटेबिलिटी तभी तो पता चलता है कि हाँ क्या चल रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड परमिट बोथ इंटरिम फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। फर्म के अंदर फर्म के बाहर कंपैरिजन करने में आसानी होती है। वन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपेटेबिलिटी इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। However, the need of compatibility should not be confused with mere uniformity and should not be allowed to become independent to the introduce of improved accounting standard. It is not appropriate for an enterprise to continue accounting in the same manner for a transaction or the relevant if the policy adopted is not in keeping with the qualitative characteristics of relevance liability. It is also inappropriate for enterprises to leave its accounting policies unchanged when more relevant and reliable alternatives exist. हाँ, ये बात है, वही बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे तो भैया वो अपने हिसाब से ही रहेगा, चूज़ करेगा। थोड़ा बहुत कम समझ में आया मुझे, फिर भी एक बार देखता हूँ क्या चीज़ समझ में आई है मुझे। बिल्कुल तो वैसे तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं खास इसमें भी तो कंपैटिबिलिटी में। ये कह रहा है कंपैरिज़न करिए वहाँ पे, ये कह रहा है कंपैरिज़न करिए वहाँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो जो कि करंट टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक इफेक्टिव टूल बनाया जाता है फाइनेंशियल एनालाइज़ में। जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परमिट देते हैं किसके से, तो वो इंटरम एंड इंट्रा कंपैरिज़न के हिसाब से। तो जो भी रिक्वायरमेंट या कंपैटिबिलिटी डिस्क्लोज़ होता है, वो फाइनेंशियल इफेक्ट करता है, हमारी चेंज करता है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। हालाँकि जो भी कंपैटिबिलिटी निकलती है वो कन्फ्यूज़्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी है, जो भी चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एज़ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हालाँकि जो भी इंट्रोडक्शन मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुए हैं उसके हिसाब से। इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट ऑफ एन मतलब ये नॉट एप्रोप्रिएट नहीं है एक एंटरप्राइज़ की जो कि कंटिन्यू करता है अकाउंटिंग इन द सेम मैनर के हिसाब से फॉर द ट्रांज़ैक्शन, और इफ पॉलिसी अडॉप्ट इज़ नॉट कीपिंग विद द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, मतलब जिन पॉलिसी को लेने के बाद हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को रिलायंस और मतलब रिलेवेंस एंड रिलेबिलिटी हूँ, इफ आई करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो द इनअप्रोप्रिएट, अगर करते हैं तो इसमें इनअप्रोप्रिएट या ऐसे डाटा जो है वो मिलने की चांसेस हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू फेयर व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे वो साफ सुथरे, मतलब अच्छे खासे साफ सुथरे होने चाहिए, कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग या कोई भी मिस एरर नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है या कैश फ्लो या इंटरप्राइजेस का है वो हम आसानी से पता लगाया जा सके। जो फ्रेमवर्क है डज नॉट डील विद द डायरेक्टली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू, जो फ्रेमवर्क है वो डायरेक्ट डील नहीं करता है कि इनके कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रू एंड फेयर से, बट येट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो नॉर्मल रिजल्ट इसमें आते हैं, उनका योगदान है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि पोर्ट्रे जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो भी थे इंटरप्राइज को वो प्रोवाइड कराते हैं। एक इंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन जो फेयर व्यू है वो प्राप्त शेयर होता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कौन कौन से हैं? एसेट्स है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। एसेट्स, इक्विटी
लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में 3 होते हैं और पी&एल में 2 होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस पी&एल में 1 और 2, एंड एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये आपकी आती है हमारी बैलेंस शीट वाले मैटर में। तो ठीक है, 5 होते हैं, 5 को अच्छे से ध्यान रखना होता है। वहीं 5 का हमें नीचे जानकारी दे रखी अच्छे से कि एसेट्स क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हैं, क्या करता है। हालांकि मेरा इसको पढ़ने का मूड नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ। चलो एक एग्जांपल आया, पढ़ के देखते हैं, कुछ चीज़ समझ में आती है तो देखते हैं। ये कह रहा है एक ए लिमिटेड है जिसने एंटायर एंट्री की है इनटू द बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द पी लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं है, वो मशीन मंगाए 40,000 की एट द एंड ऑफ द ईयर। जो मशीन डिलीवरी करने से पहले ए लिमिटेड ने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया। अब उसमें हुआ क्या कि नए मेथड के हिसाब से मशीन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर वो नई मशीन लेते हैं तो उस केस में वो उनके लिए स्क्रैप हो जाएगी, मतलब कि कबाड़ा घोषित हो जाएगी। अब जिसकी वैल्यू नेल वेटेशन नेट है, मतलब जीरो है। अब ये लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड। अब ए लिमिटेड ने जो रिकॉग्नाइज किया कि भैया अब आउटफ्लो जो इकोनॉमिक सोर्स है वो सेटलमेंट तो करने पड़ेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के हिसाब से। अब जो भी आउटफ्लो आएगा वो कैसे लायबल होगा, अब क्योंकि इन द केस अगर हम ए लिमिटेड से, वो इस समय लायबिलिटी चढ़नी चाहिए और किसकी, पी लिमिटेड की। अब वैन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से तो वही पीरियड कंसिडर करता है। तो आइए इसकी देखते हैं क्या सजेशन दिए हैं इनमें नीचे जनरल ने। तो पहला आएगा लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ मेथड टू पी लिमिटेड। मतलब पी लिमिटेड की, मतलब भाई पी लिमिटेड ने मशीन ली है। अब मशीन तो बता नहीं सकते क्यों, क्योंकि एक तरह से आपका एक लॉस मेकिंग हो गया। आपने सामने से सारी बात कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो उस हिसाब से तो वो 40,000 का आपको फटका लग गया, लॉस हो गया। और वही लॉस किसको दिखाया जाएगा आपको, सीधी सीधी पी&एल के अंदर, प्रॉफिट एंड अकाउंट, पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। 40,000 की उसकी लग गई। ALE एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी। एग्जाम्पल में थी, सपोज दैट कि हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी इन इक्विटी जो है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख है। तो उस केस में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो नीचे ट्रांजेक्शन दिए हैं, इंट्रोडक्शन, कैपिटल, अर्न, इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी जो ABC दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें ईच ट्रांजेक्शन से आपको दिखा रहा है। ओपनिंग हमारी कितनी थी, 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, मतलब 5 लाख बचे, 2 लाख कितने बचे, 3 लाख बचे। अब मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं 20,000 रुपये हम, तो वो किस में बढ़ जाएंगे हमारे, इंट्रोड्यूस कहाँ पर बढ़ जाएंगे, कैपिटल में बढ़ जाएंगे। तो उस केस में एसेट्स हमारी कितनी बढ़ जाएगी, 5,20,000 और लायबिलिटी कितनी रही, 2 लाख। तो टोटल इक्विटी हो जाएगी 3,20,000। अब मान लो इन्वेस्टमेंट भी किया है हमने भाई, तो इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छी बात है, हम करते हैं। देन कितना, 8,000, तो वो फिर से 8,000 बढ़ जाएंगे। तो 5.528 कितने बढ़ गए आपके एसेट्स में, 2 लाख वहीं के लायबिलिटीज में, 3 लाख आपके, 3,28,000 हो गया आपके कहाँ पे, इक्विटी साइड में। अब बात आती है लायबिलिटी की, भाई लायबिलिटी 31,000 की थी जो कि सेटल हो गई कितने से, 30,000 से। अब भाई सेटल तो हो गई, अच्छी बात है। अब 5,28,000 था, ओके, अभी भी तो हमारी लायबिलिटी कितने की पेमेंट हुई है, सेटल 30,000 से। तो टोटल 5,28,000 से 30,000 के कितने, 4,98,000। हमारी बचा एक्चुअल लायबिलिटी कितने की थी भाई, 31 की थी, तो 31 लेस करेंगे हम पूरे 2 लाख में से, तो 169 वो आ गए। और जो बचा 339 वो आ गया आपका कहाँ पे, इक्विटी में। 3.29 कितना बचा हमारा, जो बचा कुचा एज पर कहाँ पे हो गया हमारा, इक्विटी में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आया मुझे अच्छे खासी चीज़ों से। ये एग्जांपल चलते हैं तो कितनी अच्छी बात है ना। एग्जांपल नंबर 4 पे आता है जिसमें लिखा है कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। वेजेस 2,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 और ड्राइंग 4,000। तो इस केस में क्या होगा, देखो लायबिलिटी एकदम यहाँ पे आ गए थे। अब वो वेजेस, तो वेजेस माइनस हो जाएगी कहाँ पे से, एसेट्स में से, 2,000 रुपये। ठीक है, और हमारी जो लायबिलिटी थी वो वहीं की वहीं रहेगी। एंड जो हमारी इक्विटी उस पर असर पड़ेगा, इक्विटी कम हो जाएगी 2,000 से। वही रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारा 1,000 रुपये, तो वो भी, अब रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मतलब कि ये हमारा एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटी में टाइम में। तो इस केस में हाई लायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी 1,000 पे आउटस्टैंडिंग से, है ना। एंड देन हमारी जो इक्विटी होगी वो 1,000 से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1,000 हमने जो ऑलरेडी एक्सचेंज में ले रखे थे वो पे करे हैं। अब आता है ड्राइंग की बात, भाई ड्राइंग से एसेट्स का क्या ताल्लुक, बकाया ताल्लुक। 4,000 वहाँ से आएगा क्योंकि कैश से निकालेंगे, स्टॉक से निकाला को 4,000 रुपये जो निकाले ड्राइंग में। तो एसेट्स कम होंगी, तो एसेट्स कम हुई तो 4,92 आ गया आपका
एंड इंडिपेंडेंट। अब हमारा इसमें लाइबिलिटी से कोई मेथड नहीं है, क्योंकि ड्राइंग कभी लाइबिलिटी में आता ही नहीं है, तो लाइबिलिटी का कोई मेथड ही नहीं। इक्विटी में आता तो इक्विटी में 4,000 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फिलहाल भारी भरकम भी दिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ इन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है मनी वैल्यू को एट द विच एलिमेंट कैन ऑर्गेनाइज, जिसमें एलिमेंट रिकॉग्नाइज करता है बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, जो फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है और अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस के हिसाब से है। इसमें टोटल 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला कौन सा आता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिलायबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एंड करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, historical cost, current cost, realizable value and present value। प्रेजेंट वैल्यू और करंट कॉस्ट एकदम सेम सेम, हिस्टोरिकल कॉस्ट और आपका रिलायबल वैल्यू सेम सेम से लगता है मुझे। ठीक है, एज पर द नोइंग साउंड। अब वही सेम चीज़ ऊपर दी होगी, मतलब अब उन चार बार में पर देखा होगा अच्छे से। ठीक है, मैं हालांकि मैं इनको पढ़ने में नहीं हूँ इंटरेस्टेड। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं जो हमारे काम की हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कह रहा है कि एक मशीन है जो 40 रखी है, एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने लेस कर दी है। एज पर द डेफिनेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेस डेप लेस है। मशीन इज एक्सपेक्टेड जनरेटेड 10,000 रुपीज नेट कैश इनफ्लो। द नेट realizable value of selling price machine is currently 35,000। द enterprise requirement earning rate is 10% per year। ठीक है, यहाँ पर अब तक समझ में आया क्या क्या? भाई मशीन की जो कैरिंग वैल्यू है वो 40,000 है, जो कि आफ्टर द डेप, और 10,000 कैश नेट इनफ्लो है एक्सपेक्टेड जो जनरेट हो रहा है। 35,000 रुपये इस समय करंट डेट में उसकी वैल्यू है, इफ अगर हम सेल करते हैं तो। और जो अर्निंग रेट है वो 10% पर ईयर है। तो enterprise कैन यूज द अर्न मशीन 10,000 फॉर 5 years। दिस इज द evaluate for receiving present value 10,005 at the discounting rate 10% on current डेट के हिसाब से। तो अभी 5 साल के जो है ना नीचे वो ने देखो दे दी 0.909 0.826। ये कुछ और, ये शायद मेरे ख्याल से मैं समझ तो नहीं पाया हूँ ढंग से, मतलब जानता तो हूँ बट शायद ये कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो है ये। 10,000 का 5 साल का निकाला और उससे करने का मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 37,900। बट नेट सेलिंग प्राइस कितनी? 35,000। अब भाई ये तो घाटा वाली बात है ना, अगर वैल्यू के हिसाब से, तो अब प्रेजेंट वैल्यू है 37,900 ऑफ एसेट्स, और हाँ उसका सेलिंग प्राइस है 35,000। इस केस में क्या होगा? 3100 की हम 2100 सॉरी 2,100 की हमें लगने को चपट बैठी है। ऐसा ही कह रहा है कि अगर हम 40,000 माइनस 37,900 कर देते हैं तो, क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी 40,000 और यह है 37,900, तो बचा कुचा कितना 2100 रुपये का हमें घाटा घूटी चल रही है। Capital maintenance. Capital refers to net assets of a business. Since a business uses its assets for its operation, a fall in net assets will usually mean a fall in activity level. It is therefore important for any business to maintain in net assets in such a way as to ensure continued operation at least at the same level year after year. In other words, the dividend should not exceed profit after appropriate provision, replacement of assets consumed in operation. For this reason, the Companies Act does not permit distribution of dividend without providing for depreciation on property, plant, and equipment. Unfortunately, may not be enough in the case of rising price. The point is explained below. We have already observed P is equal to CL, current liability calculated, minus the OA or OL, P minus C plus D। OA मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, सॉरी क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग एसेट्स, माइनस सी प्लस कैपिटल, और डी मतलब ड्राइंग या डिविडेंड जो भी होंगे वो। तो ये फॉर्मूला निकाला है ऑब्जर्व करने के लिए, एंड जो बचा कुछ निकलेगा वो आपका क्या होगा? रिटेन प्रॉफिट पी। एग्जाम्पल नंबर 8। एक ट्रेडर है जिसने अपना बिजनेस 1/1/2000 कुछ को खोला था, जिसमें बायर रिप्रेजेंटेड बाय द 6,000 शेयर थे, जिनकी पर यूनिट 2 रुपये थे। उन्होंने क्या करा? बेच दिए 3 रुपये के हिसाब से एंड 6,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो 6 थी 18,000, 18 में से 12,000 गए तो 6,000 का प्रॉफिट। मतलब उसने किया क्या? 6,000 तो विड्रॉ कर ही लिया भाई उसने।
क्लोजिंग इक्विटी कितनी बची हमारी भाई 12,000 की, क्यों? क्योंकि 28,000 थे, 28 में से 6 चले गए। एंड ओपनिंग कितनी थी भाई 12,000 रुपये से, तो प्रॉफिट कितना हुआ 0/0, क्यों? आपने निकाल लिया ना। इसके साथ एक एग्जांपल और दिया होगा नीचे, हाँ ये 100 100 120 करके, तो यहाँ पे दिया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 120 120 रिस्पेक्टिवली। अब जो ओपनिंग क्वांटिटी 12,000 तो रुपये पर हिसाब से, अब ओपनिंग ड्यूटी क्या हो गया इसमें, हो गया 100 डिवाइड बाई 120, सॉरी डिवाइड बाई 100 इंटू 120, 120 इंटू डिवाइड बाई 100। अब जो 12,000 थी अब उसका क्या आ जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो कितनी आ रही है 14,400 करीब निकल के आ रही है, जो कि 2 रुपये 40 पैसे कॉस्ट निकलती है एक तरह से, 2 रुपये 40 पैसा कॉस्ट निकलती है। तो अब जो क्लोजिंग कॉस्ट कितनी मतलब कितने में बेचा था भाई उसने, सेलिंग प्राइस कितना था भाई उसका 18,000, और वो कितनी थी उसका 12,000, तो कितना कैश बचा 6,000 करीब। बट हुआ किस में, अब उसने मतलब एक मिनट, हाँ तो बेची 18,000 में था, 6,000 उसने वो निकाल लिए, बचे कितने 12,000। अब बट जो रिटेन प्रॉफिट है वो कितने पे होगा वो भी देख लेते हैं। अब जो 12,000 तो बच्चे कुछ वो, और जो उस मतलब एक्सपायर जो वैल्यू थी वो हो गई कितनी 14,400, तो हमें 2,400 का लग गया फटका, प्रॉफिट से कितना हो गया लॉस। इसे क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। सेम 11 2 भी वही सेम जैसे, तो इसमें क्या है 100 के 125 इंडेक्स नंबर दे दिया है, तो वो है। और यहीं पे वो इन्होंने अपनी 3 एंट्रीज दे दी हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से, करंट परचेजिंग पावर और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के हिसाब से। अब क्योंकि 12,000 था तो भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट जो 12 थी वो 12 के साथ मिलकर सन्नाटा हो गई। यहाँ पे क्या हो गया भाई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 12,000 और ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 15,000, तो इस केस में क्या हो गया भाई लॉस हो गया। सेम ऐसे नीचे वाले में हो गया, 12,000 थी 15,000 की, कितना हो गया भाई लॉस हो गया, कितने से 3,000 से, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में भी वही ऊपर वाले की चीज़ें थी वही चीज़ आती है। देन यहाँ पे आती है समरी, जो तक पूरा पढ़ा हमने उसी की समरी है यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, एंड आप इसे रीड भी कर सकते हैं अपने अलग अलग हिसाब से। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, खत्म करते हैं इसी वीडियो और सेशन को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और सेशन में। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो।